हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक कंटिन्यू है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में हमने जो अब कवर कर लिए थे अब तक स्पेक्ट्रम तक सारे के सारे टॉपिक ख़त्म हो गए। अब स्टार्ट हो गए हमारे एटॉमिक मॉडल्स। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कवरी पढ़ी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1900 तक डिस्कवर हो गए थे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी तो सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी भाई? सबसे पहले जे थॉमसन साहब ने थ्योरी दी थी, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं पूरे एटम में फैले हुए होते हैं। ठीक है, पूरे एटम में फैले हुए होते हैं। जिस तरह आपके पास कोई भी सीड वाला वो होता है ना, फल, जिसमें हर जगह सीड्स होती हैं, बहुत सारी सीड्स होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह उन्होंने प्लम पुडिंग कहा था कि तरबूज में जिस तरह से सीड्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन फैले हुए होते हैं। ठीक है, ये जे थॉमसन साहब ने दिया था उन्हीं के। लेकिन उनका ये जो मॉडल था वो उसको चेक करने के लिए उनके एक बहुत ही होनहार से शागिर्द थे, जिनका नाम क्या था भाई? अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में जे थॉमसन के मॉडल को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम क्या कहते हैं? रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया था बेटा, एक गोल्ड की थिन फॉयल ली और उस गोल्ड की थिन फॉयल को बम्बार्ड कराया अल्फा पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो जब उन्होंने बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल की और गुजारा उसको थिन गोल्ड फॉयल में से, तो ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन ली कि भाई जब उन्होंने वो किया, बम्बार्डमेंट की, तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो क्या होगा, उसमें से पेनिट्रेट करके गुजर गए। ठीक है, कुछ जो थे मतलब 1 आउट ऑफ 8000 जो था वो डिफ्लेक्ट बैक हो गया था 90 डिग्री के एंगल से। ठीक है, वापस पलट गया था। ठीक है, और कुछ जो थे वेरियस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन ली और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया बेटा, कुछ पॉइंट्स दिए। ठीक है, और वो क्या पॉइंट्स थे वो देखने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी बेटा, जब रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशंस ली कि भाई गोल्ड फॉइल में से कुछ जो है वो अल्फा पार्टिकल इजीली क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पेनिट्रेट कर गए और कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे डिफरेंट एंगल से, और कुछ एक दो ऐसे थे जो 1 आउट ऑफ 8000 जो पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो 90 डिग्री एंगल से क्या करते थे, बाउंस बैक कर रहे थे। So on the basis of these observations, Rutherford conclude number 1. The mass of the atom is concentrated in its nucleus, the dimension of which are negligible in comparison with the radius of the atom. कि सबसे पहली बात उन्होंने क्या कहा कि जो एटम का रेडियस है उसके मुकाबले में न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है, क्योंकि एटम बहुत बड़ा होता है, उसमें क्या है, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही कि भाई द मास ऑफ एटम, जो एटम का पूरा मास जो है वो कहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेट कर रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जिसको किससे शो किया, +ZE से। थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज there must be z number of negatively charged electrons outside the nucleus and at fairly large distances arranged in some manner। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो एक न्यूट्रल वो है एंटिटी, तो अगर आइटम इज अ न्यूट्रल एंटिटी, तो अगर आपके पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो एटम के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो उन्होंने यही कहा कि भाई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होंगे। ठीक है बेटा, और डी पॉइंट उन्होंने क्या कहा, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम कंप्राइजेज ऑफ एम्प्टी स्पेस। एटम का बड़ा हिस्सा जो है वो खाली है, दैट इज द रीजन अल्फा पार्टिकल इजीली पेनिट्रेट कर गए थे। ठीक है, और वो जो खाली हिस्सा है उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एंड स्पिन। ठीक है बेटा, ये रदरफोर्ड की कुछ क्या थे बेटा, ऑब्जर्वेशन की बिना पे उन्होंने कंक्लूड किया था अपने एक्सपेरिमेंट को इन ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है, और साथ साथ रदरफोर्ड ने ये भी क्या कहा था भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन जो शेल्स हैं जहाँ पे जो आउटर रीजन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो वहाँ पे कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से आपके पास जो स्पेक्ट्रम आता है वो कौन सा स्पेक्ट्रम आता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है।
ठीक है। रदरफोर्ड ने सिर्फ यहाँ तक बात की थी कि भाई आपके पास जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली इमिट एनर्जी, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं किसमें, एनर्जी शेल में। और आपको पता है यही एक ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड की वीकनेस बनी थी। वी विल डिस्कस द वीकनेस लेटर ऑन, बट अभी हमने यहीं तक पढ़ना था कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या ली। तो ऑब्जर्वेशन यही थी रदरफोर्ड की। अब वीकनेस समझने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा मेरे पास। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि भाई रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, गोल्डफॉइड एक्सपेरिमेंट, और जिसके ज़रिए उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन ली कि एटम का बड़ा हिस्सा खाली होता है, एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, और आपके पास जो मास होता है वो कहाँ कंसनट्रेटेड होता है, सेंटर में, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। देन ही फर्दर सेड कि जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करता है नेगेटिव चार्ज अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है ये आर इन कंटिन्यूस मोशन, ये कंटिन्यूसली किस में है, मोशन में है, जिसकी वजह से उनमें से कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज हो रही है। ये बातें किसने कही, रदरफोर्ड ने कही, ठीक है। और इन्हीं में से कोई एक पॉइंट ऐसा था जो रदरफोर्ड के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गया, उसकी वीकनेस बना। वी विल डिस्कस अबाउट द वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड।